कुछ कहानियां अंधेरे कोनों से नहीं आती, वो आती हैं उन जगहों से जिन्हें हम सबसे ज्यादा महफूज समझते हैं। आज की कहानी हमें ले जाएगी 1990 के दशक के हरियाणा में। और सुनिए, ये कहानी किसी भूत प्रेत या चुड़ैल की नहीं है। नहीं, ये कहानी एक ऐसे शैतान की है जो परछाइयों में नहीं छिपता, वो तो हमारे ठीक सामने रोशनी में खड़ा होता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, असली खौफ क्या है? कोई अनजान साया या वो इंसान जिस पर हम आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं? ये कहानी भरोसे की उसी नींव को हिलाकर रख देगी, क्योंकि इसका राक्षस कोई और नहीं, इंसानी चोला पहने हमारे बीच ही घूम रहा है। कहानी का मंजर है सोनीपत और पानीपत के बीच बना एक बहुत बड़ा वीरान फार्म हाउस। शहर के शोरगुल से कोसों दूर एक ऐसी जगह जहां रात का सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता था। यहां बस दो लोग रहते थे, एक राघव, दिल्ली का अमीर बिजनेसमैन जो कभी कभार ही आता था, और दूसरा राजू, उसका 10 साल पुराना वफादार नौकर जो उस फार्म हाउस की जान था। तो इस खेल में हमारे 3 खिलाड़ी हैं। पहले हैं राघव मलिक, जिनके पास बेशुमार दौलत थी पर साथ ही एक कमजोर दिल भी। दूसरी उनकी पत्नी मोहिनी, जो दिल्ली की चकाचौंध में अपनी जिंदगी जी रही थी। और तीसरा राजू, जिसकी वफादारी की कस्में खाई जा सकती थी। वो सिर्फ नौकर नहीं था, वो राघव की परछाई था, उसका सबसे बड़ा राजदार। और फिर एक दिन एक बड़ी अजीब सी खबर आती है, बिजली विभाग से एक चिट्ठी। अब चिट्ठी में क्या था? उसमें लिखा था कि पूरे इलाके की बिजली हर रात ठीक 9 बजे से सुबह 3 बजे तक काटी जाएगी। सोचिए, पूरे 6 घंटे का घना लंबा अंधेरा। ये बस कोई मामूली पावर कट की सूचना नहीं थी, नहीं, ये तो एक आने वाले खौफनाक तूफान की पहली आहट थी। और उस तूफान ने दस्तक दी एक रात, एक फोन कॉल के साथ। राघव के फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ थी राजू की कांपती हुई आवाज। ये वो राजू नहीं था जिसे राघव 10 साल से जानता था। ये किसी ऐसे इंसान की आवाज थी जिसने मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया हो। राजू की तो जैसे सांसें ही उखड़ रही थी। उसने बताया कि उसे खेतों में किसी के चलने की आवाजें आ रही कि खिड़की पर एक हंसता हुआ चेहरा दिखा और पलक झपकते ही गायब हो गया। और फिर ठीक 9 बजे जैसे ही बत्ती गई और उसने इमरजेंसी लाइट जलाई, उसके ठीक बगल में एक लंबी औरत खड़ी थी जिसका सिर नहीं था। इस फोन कॉल से परेशान राघव अगले ही दिन फार्म हाउस पहुंच गया। जो फार्म हाउस हमेशा राजू के गानों और बातों से जिंदा रहता था, वहां आज कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। और राजू, वो दिलेर राजू, अस्तबल के एक कोने में किसी जानवर की तरह दुबका हुआ कांप रहा था। उसकी आंखें डर से पत्थर हो चुकी थी। अब राघव ठहरा शहर का पढ़ा लिखा आदमी। उसने राजू की कहानी को बस एक वहम कहकर टाल दिया। उसे लगा बेचारा राजू बस डर गया है। और अपने इसी यकीन में ये साबित करने के लिए कि भूत कुछ नहीं होते, राघव ने फैसला किया कि वो उस रात वहीं रुकेगा। उसने अंधेरे को चुनौती दे दी थी, ये जाने बिना कि अंधेरा उसी का इंतजार कर रहा था। रात के 8:45 बजे अचानक कांच टूटने की जोरदार आवाज आई। राघव को लगा जैसे हॉल से कोई साया बिजली की तेजी से गुजरा हो। फिर उसे एक हंसी सुनाई दी, ऐसी हंसी जो जैसे दीवारों से रिस रही थी। ठीक 9 बजे अंधेरा छा गया, इतना घना अंधेरा कि अपनी सांस की आवाज भी डराने लगी। और उसी अंधेरे में वो हंसी लौट आई। राघव भागा अपनी कार की तरफ, जान बचाने के लिए भागा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर उसकी सांसें थम गई। कार की चाबियां तो अंदर ही रह गई थी। अब कोई चारा नहीं था, उसे वापस उसी डरावने घर में जाना था। कांपते हुए कदमों से जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अंधेरे में से एक साया ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ। राघव का कमजोर दिल वो इस खौफ का बोझ नहीं उठा सका। वो चीख भी नहीं पाया, बस बेहोश होकर वहीं ढेर हो गया। एक कमजोर दिल का इंसान, चारों तरफ घना अंधेरा और एक अनजान साया। क्या राघव के लिए ये खेल यहीं खत्म हो चुका था? क्या उस साये ने अपना काम पूरा कर दिया था? लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अब आना बाकी था, क्योंकि ये डर किसी भूत प्रेत का नहीं था। सुबह के 3 बजे अंधेरा छटने का वक्त हो रहा था और साथ ही एक बड़े राज पर से पर्दा हटने का भी। ठीक 3 बजे फार्म हाउस की बत्तियां वापस चल उठीं और इस रोशनी ने सिर्फ कमरे का अंधेरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े धोखे के अंधेरे को भी चीर दिया था।
राघव को जब होश आया तो उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। ये राजू की आवाज थी। वो फोन पर किसी से कह रहा था, मैडम मैं उन्हें सिर्फ बेहोश ही कर पाया, अगर आप कहें तो यहीं खेत में गाड़ दूं। वो बिना सिर वाला भूत, वो डरावनी हंसी, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना 10 साल पुराना वफादार राजू था। और जानते हैं फोन के दूसरी तरफ कौन था? मोहिनी, राघव की अपनी पत्नी। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। वो दोनों जानते थे कि राघव का दिल कमजोर है, तो भूत की ये कहानी, ये पावर कट, ये डरावनी रात, ये सब कुछ राघव को डराकर मार डालने का एक प्लान था, ताकि वो दोनों उसकी करोड़ों की जायदाद के मालिक बन सकें। मोहिनी और राजू, उन्हें लगा कि उन्होंने राजा को मात दे दी है, पर वो ये भूल गए थे कि एक घायल राजा कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। अब राघव की बारी थी अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने की। कुछ ही देर में मोहिनी फार्म हाउस पहुंचती है अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। उसे क्या पता था कि खेल तो आप पलटने वाला है। राघव जो जमीन पर पड़ा था, उसने धीरे से मुस्कुराकर राजू की तरफ देखा और बस इतना कहा, इस औरत को खत्म कर दो, ये फार्म हाउस और इसकी 10% जमीन तुम्हारी। बस इतना ही कहना था। राजू की आंखों में वफादारी की जगह अब लालच चमक रहा था। वो प्यादा जो कल तक अपनी रानी का वफादार था, आज राजा के एक ही इशारे पर उसने रानी को ही मार गिराया। मोहिनी की लाश के पास खड़े राजू को देखते हुए राघव बड़े आराम से उठा। उसने अपनी शर्ट साफ की और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ओ एक छोटी सी बात बताना तो मैं भूल ही गया था, मैंने ये फार्म हाउस पिछले हफ्ते ही बेच दिया था। ये शह और माट थी। राजू बस वहीं जड़ हो गया। जिस 10% हिस्से के लिए उसने अपनी 10 साल की वफादारी, अपना जमीर और 2 जानें बेच दी, उसकी कीमत अब 0 थी, 0। अगले दिन अखबारों में बस एक सिंपल सी खबर थी, एक नौकर ने अपनी मालकिन की हत्या की और फिर पछतावे में खुदकुशी कर ली। वजह एक नाजायज रिश्ता। और राघव मलिक, वो तो एक बेचारा दुखी पति था जिसकी दुनिया एक ही रात में उजड़ गई थी। उस पर किसी को कभी कोई शक नहीं हुआ। इस पूरी कहानी का असली राक्षस वो बिना सिर वाली औरत नहीं थी, मोहिनी या राजू भी नहीं थे। नहीं, असली राक्षस तो वो था जो आखिर तक सबकी नजरों में शरीफ और बेबस बना रहा, जो रोशनी में खड़ा था और अंधेरे से भी ज्यादा खौफनाक था। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार ऐसे इंसानों से मिलते हैं जो बाहर से राघव की तरह शांत और समझदार दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक शातिर शिकारी छिपा बैठा होता है। शायद असली डर अंधेरे से नहीं, बल्कि उन चेहरों से लगना चाहिए जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।